हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम और आप स्टडी करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में हमारा आज का जो सेशन है वह है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। और मॉडर्न फिजिक्स में जो हम चैप्टर कर रहे हैं वह है परमाणु एवं परमाणु की संरचना। परमाणु एवं परमाणु की संरचना में आज का जो सेशन है वह है बोर्स मॉडल की कमियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये देखा है कि रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिससे हम रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। उस रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां हैं और कमियों का पता तब चला जब मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से एक सवाल किया। उन कमियों को पूरा करने के लिए बोर्स आए, लेकिन बोर्स के मॉडल में भी जो कुछ कमी रह गया है उस कमी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो बोर्स का मॉडल क्या कहता है? बोर्स का मॉडल ये कहता है कि सभी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता है और निश्चित कक्षा में घूमते हुए वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि परमाणुओं में क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी भी चीज को देखते हैं तब उसको हम स्टडी करने के लिए प्लैंक के क्वांटम नियमों का पालन करते हैं। और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांतों के ही आधार पर यह कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता है और निश्चित कक्षा में घूमते हुए वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जबकि रदरफोर्ड से ये सवाल किया गया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम रहा है तो घूमने के लिए मुझे ये बताइए कि अगर वह त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी आएगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उसका ऊर्जा ही खत्म हो जाएगा और परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वह पूरी तरह से विनष्ट हो जाएगा, यानी कि परमाणु एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, परमाणु अस्थायी हो जाएंगे। जबकि परमाणु अस्थायी होता है, वो एग्जिस्ट करता है। दुनिया का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, आज हम ये जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस मैक्सवेल के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो मैक्सवेल के इस क्लासिकल थ्योरी का जवाब देने के लिए आए बोर्स। और बोर्स ने ये कहा कि मैक्सवेल जो सवाल कर रहे हैं, यानी कि सवाल वो ये कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसका वेग एक समान नहीं होता है, यानी उसका चाल तो एक समान हो सकता है लेकिन उसका दिशा एक समान नहीं होता है, इसलिए उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर त्वरित आवेश है, यानी त्वरित गति कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह ऊर्जा का ह्रास करेगा, क्योंकि उसको फिर ऊर्जा देने वाला कोई नहीं है। और जब ऊर्जा देने वाला नहीं है और त्वरित गति है तो ऊर्जा का धीरे धीरे कमी आएगी और धीरे धीरे कम होते होते एक समय आएगा ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर समा जाएंगे और परमाणु खत्म हो जाएगा, यानी परमाणु नष्ट हो जाएगा, यानी कि परमाणु अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, ये कहना था। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बोर्स आए। बोर्स ने ये कहा कि मैक्सवेल जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल क्लासिकल फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल होना है, इसीलिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही घूमेगा, अगर वह निश्चित कक्षा में नहीं घूमेगा तो वह फिर वो भी क्या करेगा? ऊर्जा की हानि करेगा। मतलब ये हुआ कि बोर्स ने ये कहा कि ये एक परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। अगर यह वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसके पास एक निश्चित ऊर्जा है, निश्चित कक्षा है और निश्चित कक्षा में घूमते हुए वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ऐसा कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अब इनका ये भी कहना है कि अगर किसी कारणवश इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ज्यादा ऊर्जा मिल जाए तो यह क्या होगा? एक्साइटेड होकर, यानी उत्तेजित होकर दूसरे में यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ चला जाएगा तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन का यह स्टेट, यह कक्षा मूल अवस्था नहीं है बल्कि यह उत्तेजित अवस्था है, इसलिए यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन भले ही ऊर्जा लेकर आया है लेकिन यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा रुक नहीं पाएगा और वापस बैक आ जाएगा अपने ही कक्षा में। तो अपने कक्षा में जब ऊर्जा आ जाएगा तब ये क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा था, अब धीरे धीरे क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन करते करते ये वापस आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की अपनी ओरिजिनल कक्षा है, मूल अवस्था है, इसलिए अब ये क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये कहना था उनका रदरफोर्ड का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मान लीजिए N1 है, ये कक्षा संख्या 1, ये कक्षा संख्या 2 है, इसी तरह से ये कक्षा संख्या 3 है।
अगर इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा दे दिया जाए इसके बराबर, तो ये यहाँ भी आ सकता है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन की और भी ऊर्जा दे दिया जाए तो ये यहाँ भी आ सकता है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो इन दोनों के बीच जो अंतर है उस अंतर के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आना है तो यहाँ पर जो ऊर्जा E1 है, यहाँ पर जो ऊर्जा E2 है और यहाँ पर अगर ऊर्जा 3 है, अगर E1 से E3 में आना है तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का गैप है उतना ऊर्जा यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तभी यह इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ पाएगा। और जब यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का मूल अवस्था ये है, न कि ये है। तो यहाँ पर भले ही उत्तेजित अवस्था में ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, फिर ये वापस चला जाएगा अपने ही स्टेट में। जब ये स्टेट में जाएगा तो ऊर्जा की हानि करेगा, और जब ऊर्जा की हानि करेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगा, और जब बाहर ऊर्जा निकलेगी तो वह क्या करेगा, विकिरण को उत्सर्जित करेगा। विकिरण को क्या करने वाला है, ये उत्सर्जित करने वाला है। तो क्या, तो इस कंडीशन के अनुसार उन्होंने समझाया कि परमाणु का ये सब स्ट्रक्चर होता है, इसकी अंदर में ये सब परिस्थितियां होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और इसमें क्या कहना है, इसमें इनका क्या कहना था कि ये नाभिक है, ये नाभिक है, और नाभिक के बाद ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इस तरह से कक्षा की संख्या जा रही है इन स्थिति पर। n=1, n=2, n=3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यह इसकी मूल अवस्था है, यह इसकी मूल अवस्था है। ठीक, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है ये उसकी क्या हो जाएगी, उत्तेजित अवस्था, यह इसकी उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के गैप के बराबर ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊर्जा का स्तर E1 है, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E3 है, तो E2 पर जाने के लिए, यहाँ से E2 तक जाने के लिए ऊर्जा कितना देना पड़ेगा, E2 - E1, और E2 - E1 hν के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर hν के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इतनी ऊर्जा आपको दे करके भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा समानुपाती होता है किसका, तो आवृत्ति के, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि न्यू के। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया जाए तो इसकी जगह पर एक इक्वल टू का साइन इंड्यूस होगा, और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर कहेंगे प्लैंक कांस्टेंट, जिसे मैं h से इंडिकेट करूंगा और बोलूंगा E=hν, E=hν, और यही होगा, ये E क्या होगा, ऊर्जा के बीच का अंतर है ये, और ये h क्या है, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक, और ये भी क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति, और ये E क्या है, ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा लेकर जाना है तो कितना ऊर्जा और देना पड़ेगा, तो E के बराबर ऊर्जा और देना पड़ेगा, और E किसके बराबर है, hν के बराबर है, जो h क्या है, प्लैंक नियतांक, और यह बराबर होता है 6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होता है। ये नियम है। अब यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूर रहेगा ना, यहाँ से वापस आएगा, और जब देखिए एक चीज और जान लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी मूल अवस्था में, अब मूल अवस्था से जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाता है, इलेक्ट्रॉन जब मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है तो कुछ ऊर्जा का ग्रहण करता है। कितने ऊर्जा का ग्रहण करता है, तो इतने ऊर्जा का ग्रहण करता है। इतना ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वह मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। यहाँ आने के बाद 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ ठहर नहीं पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए यह पर्याप्त जगह नहीं है, ये उसका मूल स्टेट नहीं है, यह उसका एक्साइटेड स्टेट है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अभी हम लोग अपने घर में, अगर हम लोग अपने घर में हैं तो यह हमारा मूल अवस्था है। यहाँ पर रहने के लिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई रुपये की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास रुपया नहीं भी हो तो भी हम आसानी से अपने घर में रह सकते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल अवस्था है, और यहाँ पर रहने के लिए मुझे किसी भी तरह के ऊर्जा को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई रुपया दे दे बहुत ज्यादा, और इतना रुपया दे दे, इतना पर्याप्त रुपया दे दे ताकि मैं यहाँ से शिमला चला जाऊँ, यहाँ से शिमला, गोवा या कहीं भी चला जाऊँ,
वहाँ घूमने के लिए गया। अब शिमला गया घूमने के लिए, तो शिमला घूमने के लिए मुझे क्या चाहिए, रुपये की चाहिए, रुपये चाहिए मतलब मुझे कोई एनर्जी दे दिया। अब एनर्जी इतना दे दिया ताकि मैं वहाँ यहाँ से कहाँ चला जाऊँ, शिमला चला जाऊँ। शिमला जाने के बाद मैंने 10-15 दिन तक घूमा, घूमने के बाद मेरा पूरा मन भर गया। भरने के बाद अब मेरा तो वो मूल स्टेट है नहीं, अब मुझे वापस आना भी है, क्योंकि मैं वहाँ तो घर बना नहीं सकता। मैं क्या क्या करने गया हूँ, वहाँ घूमने के लिए गया। अगर वहाँ पर मैं घूमने के लिए गया हूँ तो 10-15 दिन की छुट्टियां बिताकर मैं वापस कहाँ आने वाला हूँ, अपने ही घर पर आने वाला हूँ। तो जब मैं किसी से रुपया लेकर शिमला गया घूमने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अवशोषण। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऊर्जा का अवशोषण। अब चूंकि मैं वहाँ घूम लिया हूँ, वो मेरा स्टेट नहीं है, वो मेरा अवस्था नहीं है, अब मुझे वापस अपने घर आना है, क्योंकि मेरा मन भर चुका है वहाँ पर रहते रहते। तो जब मैं वापस अपने घर पर आऊंगा तो जितना रुपया लेकर गया था उतना रुपया तो मैं उसको रिटर्न करूंगा ना, जिससे लिया था। ठीक है, तो वो रुपया जब रिटर्न करूंगा तो उसे बोला जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि उसे बोला जाता है उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन यहाँ पर होगा, यहाँ विकिरण का उत्सर्जन होगा। विकिरण का उत्सर्जन है मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन है। तो यहाँ जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है किस रूप में होता है, तो एच न्यू के रूप में होता है, जहाँ एच प्लैंक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। आवृत्ति जो रेडिएशन निकाल रहा है, जो रेडिएशन जो ऊर्जा निकल रहा है, उस विकिरण का कितना आवृत्ति है, वो आवृत्ति न्यू है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये नियम है, ये नियम। तो एक बार समझ लेते हैं अवशोषण क्या होता है। अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से कुछ एनर्जी लेकर, चाहे वो रेडिएशन के रूप में हो, हीट के रूप में हो, कि जिस रूप में उस कुछ एनर्जी लेकर के मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक पहुंचता है, तो इलेक्ट्रॉन के इस प्रोसेस को अवशोषण कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को अवशोषित करके मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, तो यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड से ज्यादा ठहर नहीं पाता है और वापस अपने मूल अवस्था में आता है। और इस प्रक्रिया में वह क्या करता है, रेडिएशन का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वह उत्सर्जन एच न्यू के रूप में होता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि स्वतः उत्सर्जन या सिंपली उत्सर्जन। तो ये हो गया उत्सर्जन, यानी कि इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, इसे और भी एक शब्द बोला जाता है जिसे संक्रमण भी कहा जाता है, इसे ही संक्रमण कहा जाता है। चलिए एक और टर्म देख लेते हैं। एक और टर्म क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए अवशोषण हो रहा है, यहाँ क्या मान लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ ऊर्जा दिया गया और ऊर्जा देने के बाद यह कहाँ चला है, यहाँ पर चला है। तो यहाँ पर जितना ऊर्जा लेकर गया है, तो उसका अगर मैं एक स्पेक्ट्रम पर प्राप्त करूंगा, वह स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसे बोला जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, रेखीय स्पेक्ट्रम। उसी तरह से जब यहाँ से वापस आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और उत्सर्जित ऊर्जा को जब हम किसी स्पेक्ट्रम पर प्राप्त करेंगे तो उसे बोलेंगे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो रही बात। ठीक है, अब इसमें बोर्ड्स ने क्या कमी है, बोर्ड्स ने ऐसा कौन सा चीज है जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए, उसके बोर्ड्स मॉडल के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या कमी रह गई थी। ठीक है, तो बोर्ड्स मॉडल की कमी देखते हैं भी क्या होता है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, क्या देखना है कि ये नाभिक के बाद ये प्रथम कक्षा, ये द्वितीय कक्षा, ये तृतीय कक्षा, n=1, n=2 और n=3। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने मूल अवस्था में, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला, ऊर्जा मिलने के बाद ये कहाँ चला गया, उत्तेजित अवस्था में। यहाँ पर टिक नहीं पाया, टिकने के बाद नहीं टिक पाया तो ये वापस यहाँ पर आया। जब यहाँ पर आया तो ये कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में कर रहा है, और विकिरण के रूप में कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो ये अगर E1 है और ये E2 है, तो E2 - E1 के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। और ये होता कितना है, तो एच न्यू होता है। यह कितना होता है, एच न्यू होता है। अब मुझे बताइए ये एच न्यू क्या होता है, रेडिएशन है क्या, ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा होता क्या है। मान लीजिए ये एक ऊर्जा है, ठीक है। दरअसल जो विकिरण है ना, जो रेडिएशन है, वो क्या होता है, ऊर्जा का एक पैकेट होता है। ये पैकेट भरा हुआ है, ये पैकेट है, क्या है, पैकेट। इसमें ऊर्जा का पैकेट है, ये क्या है, ऊर्जा का पैकेट।
इसी पैकेट को बोला जाता है कि यही फोटोन है। क्या है वो? फोटोन है। ऊर्जा के इस पैकेट को क्या बोला जाता है? फोटोन। और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन। अब यही फोटोन ऊर्जा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? आवृत्ति का। और इसको मैं और भी डिस्क्राइब करूंगा तो ये क्या होगा? डायरेक्टली इक्वल टू का साइन होगा और बदले में एक कांस्टेंट आएगा और वो होगा प्लैंक्स कांस्टेंट h न्यू। ठीक है। और ये ई है क्या? तो उत्तेजित अवस्था माइनस मूल अवस्था को ही क्या बोलते हैं? यह ई है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है? ई है। हम इसे ही ई कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं बोर्स मॉडल की कमियां। बोर्स मॉडल की कमियां। बोर मॉडल या बोर पोस्टुलेट्स की क्या कमी रह गई थी, उस कमियां को देख लेते हैं। चलिए, क्या कमी रह गया था? सबसे पहले ये बताइए कि इसने क्या, बोर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के बारे में ही बताया। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के बारे में वो अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए, यानी उनका एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम कहेंगे बोर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तत्वों की ही व्याख्या कर पाए। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की व्याख्या कर पाए। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। तो हीलियम की व्याख्या तब कर पाए जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। उसी तरह से लिथियम में क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तब जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका डिस्टेंस, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास कितना? एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है इससे कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। हीलियम के पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन। अब दो प्रोटॉन में से क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ठीक है। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन तीन प्रोटॉन होते हैं, इनमें से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो दो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो इसे बोला जाता है एकल आयनित हीलियम, और इसे बोला जाता है द्विआयनित हीलियम। ठीक है। तो इसके बारे में वो सही से व्याख्या कर पाए। लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए। ठीक है, ये एक नियम था। दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया? एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट और डी ब्रॉगली, यानी डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के